आज जो मैं बात करना चाहता हूँ उसके दो तीन मुख्तलिफ पहलू हैं, लेकिन शुरुआत कुछ इस तरह से करता हूँ। अर्ली 1950s की एक बड़ी मशहूर फिल्म रही है श्री 420। उसका गाना है प्यार हुआ इकरार हुआ। आज की शायद नौजवान जनरेशन ने अगर वो गाना नहीं देखा हुआ है या उस गाने की अहमियत नहीं समझते हैं तो उसको यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखें। सेंट्रल उसमें यह है, बारिश का होना जो है उसको रोमांटिसाइज़ किया गया है। उसके बाद अमिताभ बच्चन की एक लेजेंडरी जो है वो आज रपट जाएं तो हमें ना बचाइए। एक जब मैं जवान था, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, उस वक़्त सुपरहिट गाना आया था टिप टिप बरसा पानी पानी ने आग लगाई। हमारे यहाँ पे ना होता क्या है कि दुनिया भर में जब बारिश होती है उसको बायस रहमत देखा जाता है कि बारिश बहुत अच्छी चीज़ है, ज़मीन तरोतवाना हो जाती है, नई एनर्जी ज़मीन में आ जाती है। बर्फ़ पड़ती है जब पहाड़ी इलाकों में तो लोगों के चेहरे खिलखिला उठते हैं, खूबसूरती बन जाती है। और जहाँ पे टूरिज़्म का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होती है, बर्फ़ का बेसब्री से इंतज़ार किया जाता है कि टूरिस्ट आएंगे। और क्योंकि ये इकोसिस्टम एक इस किस्म का होता है कि अगर बर्फ़ ना पड़े तो उस साल को लोग कहते हैं, जो बिलीव करते हैं लोग कहते हैं कि इस बार खुदा खुश नहीं है जिसकी वजह से बर्फ़ नहीं पड़ रही है। लेकिन यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में वो टिप टिप बरसा पानी वाला उसको आप उस एग्जैक्ट अगर आप उसकी पिक्चराइजेशन देखना शुरू कर देंगे तो वो नहीं कि पानी ने आग लगाई, इधर जैसे पानी की कुछ बूंदें पड़ती हैं तो आग लग जाती है। हाईवे बंद, फ्लाइट्स बंद, सप्लाईज बंद, और ऊपर से जो है पैनिक क्रिएट हो जाता है। इस वक्त लगभग 5,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ, जो लेटेस्ट इतला है, वो स्ट्रैंडेड हैं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर खड़ी हैं, हाईवे के ऊपर जा नहीं रही हैं। मैंने कहा था कि इसके 2-3 पहलू हैं, उनके बारे में बात करूँगा। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। 5 से 6,000 गाड़ियाँ या इससे भी थोड़ी ज़्यादा, डिपेंड करता है कि एवरेज डेली ट्रैफिक क्या है, जो ये बनिहाल टनल को क्रॉस करके जम्मू और कश्मीर के बीच में इनका सफ़र होता है। कश्मीर एक लैंड लॉक्ड जो वैली है, उसमें उसका जो सारी सप्लाई है इसी हाईवे से जाती है। दूसरा कोई तरीका नहीं है सप्लाईज कश्मीर में पहुंचाने का या कश्मीर की जो प्रोड्यूस है वहाँ से बाहर लाने का। आज दूसरे तीसरे दिन भी मुसलसल सड़क बंद है और 4-5 या 6,000 के करीब गाड़ियाँ जो वो हाईवे पे बंद पड़ी हुई हैं। 2 दिन से कश्मीर में ट्रैफिक, ये एयर ट्रैफिक नहीं है, कोई जहाज़ नहीं गया हुआ है। एक मॉडर्न दौर जिसके बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सारी चीज़ों के बारे में बात कितनी दहाइयों से चलती आ रही है, लेकिन हर साल का जो सिस्टम है वो वापस आकर वहीं पे आ जाता है कि जैसी बारिश हुई, जैसी बर्फ़बारी हुई, जो मामूल की ज़िंदगी का सारा निज़ाम है वो धर्म भरम हो जाता है। जब बिजली की जो तारें, बिजली का जो सप्लाई का सारा सिलसिला है, कहते हैं कि तारें कमज़ोर थी या कहीं पे जो पोल्स हैं वो कमज़ोर थे, वो गिर गए, इस तरह से लॉस हो गया तो इतने दिनों के लिए बिजली बंद रहेगी। तो क्या इसकी एक प्रॉपर एडवांस प्लानिंग नहीं हो सकती है? पता ही है कि यहाँ का मौसम इस किस्म का है, हर साल ये इसी तरह से होता है, तो पहले से इसके हम क्या इंतज़ामात करवा सकते हैं कि पहाड़ी इलाका है, पीर पंचाल है, उसको क्रॉस करके कश्मीर के अंदर जाना। बात सिर्फ कश्मीर की नहीं है, कश्मीर का फिर भी थोड़ा सारा कैप्चर हो जाता है, बात हो जाती है। मैं भी कश्मीर की बात कर रहा हूँ, कश्मीर के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी कश्मीर की बात कर रहे हैं। हमारे जो दूर दराज के इलाका जात हैं, जैसे डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन, रजौरी, पुंछ, लोई, मलार, बनी, बसोली वगैरह, वहाँ की तो बात शहरों तक पहुँच भी नहीं पाती है कि जब बारिश वगैरह बर्फ़बारी होती है वहाँ के हालात किस किस्म के होते हैं। अब है, जब 1-2 दिन पहले कह रहे थे कि हमने बिजली का एक नया निज़ाम जो है वो शुरू कर रहे हैं, उसमें 20 से 22 घंटे जो रूरल एरियाज़ में बिजली हमेशा दस्तयाब रहेगी और 23 से 24 घंटे अर्बन एरियाज़ में रहेगी। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इस किस्म का रहेगा तो ये बिजली किस तरह से दस्तयाब होगी, और ट्रैवल ट्रांसपोर्ट वगैरह का जो है एक आला इंतज़ामात वो किस तरह से किए जाएंगे। दूसरा पहलू जो मैं आज के इसका वो करना चाहता था कि एक सोसाइटीज़ में जब एक थोड़ा सा लैक ऑफ ट्रस्ट होता है, कुछ ऐसी चीज़ सामने आ जाती है जिसको देखकर यकीन ना हो कि ये क्या है, एक पैनिक क्रिएट हो जाता है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो पूरी कश्मीर वैली में एक पैनिक का, बिल्कुल एक डर का, खौफ का माहौल बना हुआ, लोगों में एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। मैं इसको एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। अगर थोड़ी देर पहले ये मेरे पास इस किस्म के इंतज़ामात नहीं है कि मैं आपको सारे वो वीडियो विजुअल्स और फोटोग्राफ्स वगैरह में बता देता, लोगों ने भागना शुरू कर दिया पेट्रोल पंप्स के ऊपर, सिलेंडर का ध्यान रखना शुरू कर दिया कि गैस सिलेंडर घर में है या नहीं, दवाइयाँ पूरी दस्तयाब हैं या नहीं। वो इसलिए हुआ
कि ये कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर साहब ने एक ऑर्डर जारी किया आज और उन्होंने सारी चीज़ों की राशनिंग करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि फ़ी स्कूटर 3 लीटर से ज़्यादा तेल नहीं मिलेगा, ऑटो रिक्शा को 5 लीटर से ज़्यादा तेल नहीं मिलेगा, और 4 पहियों वाली गाड़ी कोई होगी तो उसको 10 लीटर से ज़्यादा तेल नहीं मिलेगा, और अगर कमर्शियल गाड़ी होगी तो उसको 20 लीटर से ज़्यादा तेल नहीं मिलेगा। बसेस और ट्रक्स तक को भी जो है वो 20 लीटर से ज़्यादा डीजल नहीं मिलेगा। एलपीजी सिलेंडर्स के लिए तो इन्होंने ज़्यादा ही सख्त इक़दामात हैं वो ले लिए हैं। इन्होंने कहा कि 21 दिन से पहले, यानी आज अगर आपने सिलेंडर लिया है, ये कश्मीर में तो एक अलग ही सिस्टम है, वहाँ पे लोगों ने हमाम वगैरह वो भी तैयारियां करते हैं। यहाँ पे जम्मू में भी वो सिलेंडर वगैरह वो गरमाइश के लिए हीटर का इंतज़ाम करना पड़ता है, सिलेंडर की कंजम्पशन है ज़्यादा होती है। कहते हैं कि 21 दिन से पहले आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा, वो भी एक प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद, एक्नॉलेजमेंट और रिकॉर्ड का चेक करके उसके बाद आपको सिलेंडर मिलेगा। और सारे डिपार्टमेंट्स को बोला है कि आप सारा ये चेक करके इस आर्डर की पूरी तरह से आप तामील करवाइए। इसी तरह के आर्डर जो हैं जुलाई 2019 में निकला करते थे कि आप राशन इकट्ठा कर लें, आप पानी भी इकट्ठा कर लें, बैंक से पैसे भी निकलवा दें, आप गाड़ियों का ये स्कूल खाली कर दें, वो कॉलेज खाली कर दें। तो जब हुकूमत से पूछते थे कि क्या बात है, तो वो कहते थे नहीं, ये तो ये रूटीन है, सारा ये रूटीन में हम जो है स्टॉक करते रहते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं, आगे से बरसात आने वाली है, सड़कें ख़राब हो जाएंगी, तो ये रूटीन है। आज हमने थोड़ी सारी इसके ऊपर एक्सरसाइज की, इसमें कोशिश की कि थोड़ा मालूमात हासिल की जाए कि ये क्यों किया है। हमने पहले जो है महकमा अमूर सार्फिन यानी कंज्यूमर अफेयर्स या एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका टेक्निकल नाम जो है वो कुछ मुख्तलिफ है, उनके जो आला ऑफिसरान हैं उनके साथ हमने पता लगाया, उनसे पूछा कि क्या स्टॉक की जो पोजीशन है वो कश्मीर में या बाकी इलाकों में इतनी डिप्लीट हो चुकी है कि आपके पास 2 दिन के लिए सिलेंडर्स नहीं है, आपके पास ये पेट्रोल नहीं है, आपके पास डीजल नहीं है, कि आपने इतनी राशनिंग करवानी शुरू कर दी है। ज़रा अंदाज़ा लगाए ना कि भाई ये वाकई ही राशन की कमी का मामला है या कुछ और मामला है। वहाँ से हमें पता चला है कि लगभग 2,56,000 के करीब जो ये कुकिंग गैस सिलेंडर्स हैं, ये इस वक्त अजाफी सिलेंडर वो स्टॉक में पड़े हुए हैं। ये सिलेंडर्स आपके काफ़ी दिनों तक, यानी काफ़ी हफ्तों तक, 1 महीने भर तक ये सिलेंडर आपके पास अवेलेबल है। जो पेट्रोल और डीज़ल के बारे में हमने पूछा तो वो कम से कम 2-2 हफ्ते तक, 1 से 2-2 हफ्ते तक का स्टॉक जो है वो अवेलेबल है। और ट्रक्स हैं इस वक्त कम से कम 1 हफ्ते की सप्लाई लिए हुए ट्रक्स जो हैं वो हाईवे के ऊपर खड़े हैं, और डे आफ्टर टुमारो यानी परसों तक जो है वो क्लियरेंस की पूरी पॉसिबिलिटी है। वेदर भी इम्प्रूव हो रहा है, हाईवे भी क्लियर हो जाएगी। ये स्टॉक आपका जब कश्मीर में पहुंच जाता है, आपकी पोजीशन और फर्दर इम्प्रूव हो जाती है, यानी आप लगभग 1-1.5 महीने के लिए और आप एब्सोल्युटली कंफर्टेबल हो जाते हो इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल, इन टर्म्स ऑफ डीजल, इन टर्म्स ऑफ कुकिंग गैस, और ये सारी चीज़ें आपके पास मुहैया हो जाती हैं। ये महकमा अमूर सार्फिन यानी जो सिविल डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो मामला है और महकमा है, उन्होंने ये कंफर्म किया है विद डाटा। उन्होंने बताया है कि ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। देर इज़ एब्सोल्युटली नो रीज़न टू से, ऐसा कोई वजह नहीं है कि आप ये कहें कि स्टॉक की पोजीशन कम हो रही है कश्मीर में। फिर मैंने डिविजनल कमिश्नर साहब के साथ फ़ोन करके मैंने उनसे पूछा कि स्टॉक तो है? उन्होंने कहा हाँ जी स्टॉक तो है। मैंने कहा ये गैस सिलेंडर भी हैं क्या? कहते हैं। तो मैंने कहा ये तेल पेट्रोल डीजल वगैरह भी सारा है, कहते हैं। तो मैंने कहा फिर ये सॉरी कि ये ऑर्डर पर फिर आपने क्यों इशू किया, ये आपने इससे थोड़ी सारी पैनिक क्रिएट होती है। कहते नहीं अभी एक और प्रेडिक्शन है, 9 तारीख के बाद मौसम थोड़ा सा और बदलेगा, मौसम और ख़राब होगा, हम थोड़ा एडवांस में इसकी राशनिंग कर लेते हैं। और कहते कि जब ये स्टॉक डिप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम राशनिंग करेंगे, तो तब खुश होंगे कि भी अब ये देखो स्टॉक ख़त्म हो गया तो अब जाकर ये राशनिंग कर रहे हैं। इसलिए हमने स्टॉक को डिप्लीट होने से पहले ही हमने राशनिंग कर ली है। ये मेरे ख्याल से जो एक कोऑर्डिनेशन होती है गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान, ये रिफ्लेक्ट करता है लैक ऑफ दैट कोऑर्डिनेशन। और दूसरा ये एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, लोग उसको थोड़े डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में एग्जामिन करना शुरू कर देते हैं। मैं बात ये कहता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर है ये एक थोड़ी सारी सेंसिटिव जगह है। सेंसिटिव जगह इसलिए है कि गलत एक रहा हो, 2 रहे हों, सारे के सारे रहे हों, लेकिन ये काफ़ी सालों का एक मामला है जिसमें
ज़रा सारी कोई इस किस्म की बात होती है उसमें ट्रस्ट का ब्रेकडाउन जो है थोड़ा लगता है कि जो बात बताई जा रही है ये असल में शायद हो ना हो, मुख्तलिफ हो। इसलिए मेरे ख्याल से ये हाईएस्ट लेवल के ऊपर कश्मीर वैली में भी और जो जम्मू के भी बालाई इलाके हैं उनमें ये लोगों को एश्योर करने की ज़रूरत है, यकीन दहानी दिलाने की ज़रूरत है कि ऐसा कोई मामला नहीं है, स्टॉक की पोजीशन अच्छी है और ये सड़कें हमेशा के लिए बंद नहीं रहने वाली हैं। सड़कें खुल जाएंगी, सप्लाई रिज्यूम हो जाएगी, 2 दिन के बाद एयर ट्रैफिक भी रिज्यूम हो जाएगी, ऐसी प्रेडिक्शंस हैं। देयरफॉर जो महकमा अमूर सार्फिन है इनके साथ बात करने के बाद, डिविजनल कमिश्नर के साथ बात करने के बाद और कुछ और जो हैं जैसे पीडीडी महकमा है और हेल्थ महकमा है, इनके 4-5 मुख्तलिफ अफसरान के साथ बात करने के बाद मैं ये यकीन के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि पैनिक होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। स्टॉक्स की जो पोजीशन है वो सफिशेंट है, लेकिन ये ऑर्डर जब तक एनफोर्स्ड रहेगा तब तक एक पैनिक का माहौल बना रहेगा, क्योंकि आपने गाड़ी चलानी है, कहीं दूर जाना है या कोई आपको इमरजेंसी पड़ रही है, आपको 3 लीटर से ज़्यादा तेल नहीं मिलेगा या ये जो राशनिंग हो गई है ये हो गया। मुझे एक ऑफिसर ने ये बात भी बताई कि इतना स्टॉक हमारे पास है, अगर इसकी नॉर्मल कंजम्पशन रहे तो ये स्टॉक हमारे पास मुख्तलिफ, यानी पेट्रोल हफ्ते के लिए, डीजल 10 दिन के लिए, गैस सिलेंडर 20 दिन के लिए, बाकी चीज़ें महीने के लिए, कुल मिला के ये है अगर नॉर्मल कंजम्पशन रहे। अब क्योंकि बर्फ़बारी हुई है, ज़्यादातर लोग इंडोर्स हैं, कंजम्पशन बहुत कम हो रही है, यूज़ बहुत कम हो रहा है, जो यूजेज ही अगर इतनी कम है तो इसलिए हमारे पास जो स्टॉक की पोजीशन है ये मोर देन कंफर्टेबल है। एक आज से कुछ देर पहले जब ये फार्मर्स की एजिटेशन चल रही थी और उसकी वजह से ट्रेन्स वगैरह सस्पेंड हुई और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, इक़दामात लिए गए कि राशन की सप्लाई, तेल की, पेट्रोल की, डीजल की, कुकिंग गैसेस वगैरह की सप्लाई जो है वो बनी रहे, तो मुझे एक ऑफिसर ने बताया कि उससे भी बेहतर सप्लाई इस वक्त, उससे भी बेहतर जो स्टॉक पोजीशन है हमारे पास अवेलेबल है। मेरी ये गुजारिश लोगों से कि वो पैनिक ना हो और गवर्नमेंट में अगर कोई हमारी सुनने वाला हो तो ये कि ये इस किस्म के ऑर्डर को विड्रा करके लोगों को रीअश्योर करने की ज़रूरत है कि इस सर्दी में, इस बर्फ़बारी में आपको पैनिक करके भागने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें इकट्ठी करने के लिए सारा स्टॉक अवेलेबल है। दूसरी बात मैं करना चाहता था कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक डेलीगेशन जिसमें देवेंद्र राणा शामिल थे, प्रोविंशियल सदर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और सुरजीत सिंह सलाथिया शामिल थे। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुलाकात की। अगर सड़कें बहाल होती, जहाज़ चल रहे होते तो शायद उमर अब्दुल्ला साहब या पार्टी के बाकी लीडर जैसे जनरल सेक्रेटरी हैं अली मोहम्मद सागर साहब, बाकी लोग भी सारे लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मिलते। इन्होंने जाकर एलजी साहब को ये बताया है कि अब डीडीसी इलेक्शंस हो गए हैं, हमारे बहुत सारे खदशात हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, लोगों को जो मैंडेट है उसका सौदेबाजी हो सकती है। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के नोटिस में लाई है। जैसे साउथ कश्मीर में शोपियान डिस्ट्रिक्ट में हुआ, उस पर उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये नहीं होना चाहिए। एक चीज़ हमने देखी है इन इंतखाबात के दौरान, देखिए ये एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है कि आपके पास लेजिस्लेचर नहीं है, आप डीडीसी इलेक्शन करवा दो, लोगों को आप एक प्रोसेस में आप इंगेज कर लो, थोड़ी सारी स्टेबिलिटी आप अचीव करो, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जाओ। नाउ ऑल दीज थिंग्स हैव हैपेंड। आइडियल सर्कमस्टांसिस तो ये हैं कि लेजिस्लेचर ही रहती, आइडियल सर्कमस्टांसिस तो ये हैं कि जो डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों के साथ जिनका वादा किया हुआ है वो इंस्टीट्यूशन बहाल रहते। अब क्योंकि वो नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हकीकत है उसके साथ रिकॉन्साइल करते हुए जो नहीं है, तो ये डीडीसी का इलेक्शन ये एक स्ट्रेटेजिक था तरीका कि स्टेबिलिटी थोड़ी लाई जाए, लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, लोगों के स्टेक्स पॉलिटिकल प्रोसेस में, डेवलपमेंट के प्रोसेस में बनाए जाएं। इन इलेक्शंस में पूरे कश्मीर वैली में और जम्मू में जहाँ तक भी हमने अंदाज़ा लगाया है, लोगों के साथ बातें की हैं, इनपुट गेन किया है, एक नतीजा के ऊपर हम पहुँचे हैं कि ये इलेक्शन वो जैसे वाजपेयी के वक्त में कहा जाता था कि 2002 के इलेक्शन साफ शफाफ इलेक्शन थे, ये इलेक्शन बिल्कुल साफ शफाफ थे। इसमें किसी किस्म का कोई प्रेशर, कोई पुल, यानी गवर्नमेंट की किसी भी आर्म, किसी भी एजेंसी की तरफ से कोई टिल्ट, कोई किसी किस्म का इंक्लिनेशन, कोई किसी किस्म का प्रेशर कि इस पार्टी को या उस पार्टी को ऐसे कर दीजिए, ये नहीं था। ऊपर ऊपर से चीज़ें हो रही थी, जैसे पीडीपी के ख़िलाफ़ इलेक्शन के दौरान बहुत सारे एक्शन हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ इलेक्शन के दौरान बहुत सारे एक्शंस हुए मुख्तलिफ एजेंसीज़ के,
कुल मिला के मैं समझता हूं कि उन एक्शंस का उनको फ़ायदा ही मिला, ज़्यादा उनको सिंपैथी का वोट मिला है। लेकिन जो प्रोसेस है, इलेक्टोरल प्रोसेस है, उसको किसी तरह से डायरेक्टली जाके इन्फ्लुएंस नहीं किया गया। उसमें कोई मैल प्रैक्टिस जो है, जिसका एक सैंक्शनड मैल प्रैक्टिस होती है, जैसे 1987 के इलेक्शन में सैंक्शनड था कि कीजिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है। लोगों का बहुत वसी हद तक जो है एक ट्रस्ट है वो उसमें बना है। अब वो पूरी तरह से इसमें ये आके सड़कों के ऊपर नारा नहीं लगा सकते। उनको पता है कि ये एक इंक्रीमेंटल गेन है। इसको अगर आप पूरी तरह से अप्रूवल देना शुरू कर देंगे, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी स्टेट का रेस्टोर होना बाकी है, लेजिस्लेचर का रेस्टोर होना बाकी है, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नेगोशिएशन के से बाहर नहीं है। तो इस स्टेज के ऊपर अब जब ये डिस्ट्रिक्ट की कॉन्स्टिट्यूट होनी है, तो एक फ्री विल की एक्सरसाइज कर सकें लोग, ऐसा माहौल का बनना बड़ा ज़रूरी है। ये होती हैं, इसमें दो चीज़ें होती हैं कि आप गवर्नमेंट इसको पूरी तरह से कंट्रोल भी नहीं कर सकती कि आप इधर जाएं या उधर जाएं। लोगों की कुछ अपनी मर्जी भी होती है कि वो किधर जाना चाहते हैं। पीपल कैन टेक देयर इंडिपेंडेंट डिसीजंस आल्सो। उसमें क्या होता है कि जो हारने वाली पार्टी होती है वो कहती है मिली हुई थी सरकार इनके साथ। लेकिन मैक्सिमम कोशिश जो पूरी तरह से ये होनी चाहिए कि ये इंश्योर हो कि जो मैंडेट जिस तरह से लोगों ने जिनको चुनना चाहा वो उनके पास वैसे जाके जो कौंसिल है उसकी तश्कील हो गई। और इसमें बहुत सारा जो ऑलरेडी कंसर्न्स हैं वो बहुत इसमें आ चुके हुए हैं, क्योंकि एक फंडामेंटल फ्लॉ है एक्ट में। उसमें ये नहीं है, जो एंटी डिफेक्शन का जो क्लॉज है वो इस एक्ट में है ही नहीं है। अगर आप किसी दूसरे को वोट दे भी देते हैं तो आप पार्टी की विप आपके ऊपर जारी नहीं होती है। बावजूद उसके इसको अगर इंश्योर करवाया जा सकता है कि ये इलेक्शन आगे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए फ्री एंड फेयर हो, मेरे ख्याल से लोगों की यकीन और बहाल होगा डेमोक्रेटिक सिस्टम में। तीसरी बात मैं करना चाहता था वो बिल्कुल एक क्विक अपडेट है। ये ऐसी चीज़ शायद पहली बार हो रही है कि जो हमारा योम जमहूरिया है उसमें जो मेहमान जिनको हमने इनवाइट किया हुआ था, बोरिस जॉनसन को, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, अगर वो आ जाते 26 जनवरी को और राजपथ पे बैठ जाते तो वो टोनी ब्लेयर मेरे ख्याल में थे जो पहले सबसे पहले जो अर्ली 1990s में जिनको बुलाया गया था बतौर चीफ गेस्ट हमारे रिपब्लिक डे की तकरीब पे। आई एम कंफ्यूजिंग, शायद टोनी ब्लेयर थे या जॉन मेजर थे। 1993 की बात है ये। तब से लेकर आज तक 5वें होते ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हमारे रिपब्लिक डे की में पार्टिसिपेट करने वाले। लेकिन बोरिस जॉनसन नहीं आ पा रहे हैं, वो 26 जनवरी को नहीं आएंगे। आपने सुना होगा अभी ये जम्मू कश्मीर में भी इसको लेकर थोड़ी हाहाकार हुई थी, लेकिन मुल्क में भी ये हुआ कि एक नया स्ट्रेंड जो है एक कोविड वायरस का वो आया है, जो सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था यूके में ही। उसकी वजह से एक पूरा कंप्लीट नया लॉकडाउन पिछले हफ्ते से यूके में उन्होंने नाफिज कर दिया है। लोगों को हिदायत दी कि इंडोर रहें, बाहर ना आए। इसको एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी, जो NHS है, नेशनल हेल्थ सर्विस है यूके ने, उन्होंने एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी की तरह डिक्लेयर किया। तो बोरिस जॉनसन कहते हैं कि इस मौका के ऊपर जब मुल्क को मेरी सख्त ज़रूरत है तो मैं 2 दिन के लिए हिंदुस्तान नहीं आ सकता। उन्होंने आज सुबह प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ फ़ोन के ऊपर बात करके रिग्रेट किया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ सकता। अब ये देखना है कि क्योंकि वो वायरस का अब ग्रेजुअल स्प्रेड जो है वो इंडिया में भी हो रहा है, हालांकि बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स हमारे पास उसके नहीं है। और इस लेटेस्ट डेवलपमेंट में हमारी जो रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन है वो किस तरह से होती है या किस मेहमान को बुलाया जाता है, ये देखा जाना है। आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इन द एंड डोंट पैनिक, बट ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा अलर्ट रह के लोग, अभी आज दिन को हम देख रहे थे कि एक प्रेग्नेंट खातून थी और उनका जो डिलीवरी अस्पताल ले जाते हुए उसके ऊपर वो चारपाई के ऊपर होगी। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।